अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आईपीओज़ के हवाले से। जब भी कोई कंपनी आईपीओ को कंक्लूड करती है और उसकी लिस्टिंग स्टार्ट होती है और ख़ास तौर पे ट्रेडिंग जब शुरू होती है, तो पोस्ट आईपीओ पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा उसके शेयर प्राइस नीचे चले जाते हैं। ड्यूरिंग द आईपीओ और प्री आईपीओ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, ब्रोकरेज हाउसेस हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट हैं, वो हर आईपीओ को मोस्ट ऑफ द टाइम प्रमोट कर रहे होते हैं और लोगों को इनकरेज कर रहे होते हैं कि भाई आ जाओ, बड़ा पैसा है, बड़ा अच्छा बिजनेस है, बड़ा अच्छा आईपीओ है और बहुत ऊपर जाने वाला शेयर आप लोगों को हम रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आईपीओ कंक्लूड होता है, उसके बाद उस कंपनी के ऊपर, उसके रिजल्ट्स के ऊपर लोग बहुत कम बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टॉक मार्केट में इसके शेयर्स के प्राइस नीचे जा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को पिछले 1 साल के कम अरसे में देखेंगे, तो तकरीबन 10 से 12 आईपीओ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर और बड़े अच्छे नाम रजिस्टर्ड हुए हैं। और लेकिन जैसे ही वो आईपीओ कंक्लूड्स हुए और उसके बाद उनकी ट्रेडिंग शुरू हुई, तो उन कंपनीज के शेयर स्ट्राइक प्राइस से सिग्निफिकेंटली नीचे चले गए हैं और एकदम से, मतलब वो जो वैल्यू नीचे गिरी है उसके बारे में कोई बंदा डिस्कस नहीं कर रहा। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कोई बंदा बढ़ा नहीं रहा, ताकि उनको एक आइडिया तो हो कि एकदम से जो इतना बड़ा फंड रेज हुआ है इन आईपीओस का, इन शेयर्स का, तो क्यों इसकी वैल्यू नीचे चली गई है। तो आज हम देखेंगे कुछ कंपनीज को। मेरे सामने आज यहाँ पे तकरीबन 10 कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट की, जो पिछले कुछ अरसे के अंदर स्टॉक मार्केट के ऊपर रजिस्टर्ड हुई है। अगर आप उनके देखेंगे शेयर्स प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, फेस वैल्यू और सेक्टर को देखेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि यार कितने बड़े बड़े नाम, कितने बड़े बड़े सेक्टर में और किस डेट के ऊपर उन्होंने लिस्टिंग शुरू हुई, ट्रेडिंग उनकी शुरू हुई और किस प्राइस पे उनको बेचा और आज उसकी प्राइस क्या चल रही है स्टॉक मार्केट के अंदर और कितना शेयर स्टॉक प्राइस से ऊपर गया है या नीचे गया है। तो अगर आप 10 में से 6 कंपनीज को देखेंगे, तो ऑलरेडी इतने डाउन प्राइस चले गए हैं कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि यार ये इतने शेयर्स के प्राइस नीचे कैसे चले गए हैं। मतलब ये जो लोगों के साथ फंड रेजिंग हुई है, क्या ये कोई फाइनेंशियल स्कीम है या क्या हो रहा है, इसको कौन मॉनिटर कर रहा है। जो प्रोस्पेक्टस के अंदर जो प्रॉमिस किए गए, जो ग्रोथ दिखाई गई, जो वैल्यूएशन की गई, क्या वो सारी अजम्पशन बेस्ड थी या एक्चुअल थी या क्या था, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यार पोस्ट आईपीओ पीरियड के अंदर हमारी वैल्यू क्यों नीचे चली जाती है और ये नुकसान किसका हो रहा है। तो इसके कुछ रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब भी कंपनी पोस्ट आईपीओ पीरियड में जाती है, तो उसके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। फ्लक्चुएशन इन द सेंस के लोग ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और ट्रेडर का बुनियादी मकसद ही यही है कि आपने बस सस्ते में ख़रीदना है और महंगे में बेचना है। जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई अब थोड़ा सा शेयर महंगा हो रहा है, तो अपना मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आ जाती है और डिमांड उतनी होती नहीं है। और सारा का सारा स्टॉक मार्केट का निज़ाम सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है। जिस शेयर की जितनी डिमांड ज़्यादा, उसके पैसे ज़्यादा, जिस शेयर की जितनी डिमांड कम, उसके प्राइस उतने कम। तो क्या वजह है कि इन कंपनीज के पोस्ट आईपीओ पीरियड के अंदर इतने कम अरसे के अंदर शेयर प्राइस नीचे चले गए हैं और जिन जिन लोगों ने अपने शेयर प्राइस इन्वेस्ट किए थे, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रोक्योरमेंट की थी, वो सारी की सारी नीचे चली गई है। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकती है। कुछ रीज़न मैं आप लोगों के सामने रखूंगा आप लोगों के समझाने के लिए। सबसे बड़ी जो रीज़न है उस स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन। अब जो भी आप एस्टिमेशंस करते हैं फाइनेंशियल डेटा की, ग्रोथ प्रोजेक्शन की, सेल ग्रोथ की, रेवेन्यूज़ की, यूनिट सोल्ड की, वो एक फाइनेंशियल डेटा है जो अल्टीमेटली एट द एंड आपकी वैल्यूएशन में कन्वर्ट होता है। जब भी वैल्यूएशन कंसल्टेंट, जब भी आपके प्राइसेस
और वैल्यू को कैलकुलेट करता है तो कुछ अजम्पशंस लेता है, जिसमें इकोनॉमी की अजम्पशन है, ग्रोथ अजम्पशंस हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है और डेफिनेटली बाकी जीडीपी की ग्रोथ रेट है। तो इन फैक्टर्स को सामने रख के एक ग्रोथ प्रोजेक्शन की जाती है। आप उन ग्रोथ की जो रियलिटी है, आप और हम उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो डेटा कितना एक्यूरेट है, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट होने जा रही है तो उसके रिजल्ट्स में कुछ आउटपुट होगी, आउटपुट सेल्स की शक्ल में होगी, फाइनेंशियल डेटा की शक्ल में होगी और एट द एंड वो प्रॉफिट बनेगा या लॉस बनेगा तो शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि ओवर वैल्यूएशन, अगर स्टॉक प्राइस इनिशियली ओवर वैल्यू किया गया है, जिसको लोगों ने समझा कि यार ये बहुत अच्छा शेयर है, जिसकी वजह से ओवर वैल्यूएशन की वजह से मार्केट अपने आप को दोबारा करेक्ट करती है, इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स होता है, ट्रेडिंग का रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से दोबारा जो एक्चुअल प्राइस जो होती है शेयर की उसके ऊपर आ जाता है। तो ये जो शेयर नीचे जाते हैं, डेफिनेटली मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है और अल्टीमेटली इन्वेस्टर उसमें लूज भी करता है, विन भी करता है। दूसरी रीजन हो सकती है आईपीओ की हाइप क्रिएट की जाती है। जब भी मार्केट में एक नया आईपीओ आता है, लोग बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे ब्रोकरेज हाउस उसके ऊपर कर रहे हैं, सोशल मीडिया कंसल्टेंट स्टॉक मार्केट के बैठे हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात करेंगे और लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे और सब्सक्रिप्शन करेंगे। जैसे ये हाइप ख़त्म हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट लूज होता है, उस कंपनी के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लोगों को लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया है, जिसकी वजह से वो अपने शेयर मार्केट में दोबारा सेल आउट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा होती है, प्राइस नीचे चले जाते हैं। तीसरी रीज़न हो सकती है इन्वेस्टर साइकोलॉजी। इन्वेस्टर हमेशा यही समझता है कि मुझे अब थोड़ा सा प्रॉफिट मिला है तो मैं क्या करता हूँ, अपने शेयर्स बेच देता हूँ। जिन जिन लोगों को, जो बड़े इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जब भी उनको मार्केट में थोड़ा सा ग्रोथ और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपना एग्जिट ले लेते हैं। तो इस वजह से भी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और प्राइस नीचे आ जाते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या वो जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं एट द एंड वीक फाइनेंशियल रिजल्ट्स की सूरत में सामने आ रहे हैं? क्या 6 महीनों के अंदर जो हाफ ईयरली उस कंपनी का गुजरा है, क्या उसमें कंपनी ने कुछ ग्रोथ दिखाई है? जो इन्वेस्टमेंट प्लान थे, क्या उनको इन एक्शन में वाकई कुछ कन्वर्ट किया है कि नहीं किया? या 1 साल के अंदर अंदर वो जो टारगेट्स इन्वेस्टमेंट के थे, कैपिटल स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना था या सेल्स ग्रोथ को या फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, क्या वो कंप्लीट हो गई है? जो ये फाइनेंशियल डेटा है ना, अगर ये टाइमलाइन मीट नहीं होती तो डेफिनेटली इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है और उस शेयर की प्राइस नीचे चली जाती है। बाज़ दफ़ा मार्केट कंडीशन जो होती है ना, वो उस कंपनी की अजम्पशंस के ऊपर फिट नहीं बैठ रही होती, क्योंकि एक हम ग्लोबल इकॉनमी के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा हो। हमें भी ग्लोबल फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें एक्सचेंज रेट्स हैं, ग्रोथ रेट्स हैं, जीडीपी रेट्स हैं, हमें लोन लेना पड़ता है। तो ये वो फैक्टर हैं जो अल्टीमेटली आपके मार्केट्स को, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को हिट करते हैं। एक और फैक्टर हो सकता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बहुत ज़्यादा इनिशियल तौर पे एक रियलिस्टिक अजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस डेवलप की जाती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ऊपर होता है प्री आईपीओ और आईपीओ के दौरान। लेकिन जैसे ही पोस्ट आईपीओ पीरियड शुरू होता है और आपको लगता है कि यार ये अब अचीवेबल नहीं है, दीज रिजल्ट्स आर नो मोर अचीवेबल, कंपनी कैन नॉट डू दीज थिंग्स, सो उस सूरत में आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, इन्वेस्टर पैसे लूज करता है और एट द एंड शेयर के प्राइस इफेक्ट होते हैं। ये वो कुछ अजम्पशंस थी या फैक्टर्स थे जो पोस्ट आईपीओ पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि आईपीओ के प्राइस क्यों नीचे जा रहे हैं। ये वो रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से पोस्ट आईपीओ पीरियड की में आप देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस से सडनली एक प्राइस नीचे जाएगी और बहुत ज़्यादा लोग जिन्होंने ख़रीदा होगा, इवन रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, वो देखेंगे वो अपना पैसा उसमें कितना लूज कर रहे हैं इस प्राइस डाउन की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी है, आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।